बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से कमर मेकन आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरे साथ सुहेल रशीद साहब मौजूद हैं और जुल्करनैन इकबाल साहब। बहुत ही अहम और दिलचस्प कुछ अपडेट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों का केस मुकर्रर हो गया समाअत के लिए। 6 मई को 13 रुकनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत करेगा। 12 जुलाई को ये फ़ैसला आया था और इस फ़ैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में अक्सरियती जजेज़ ने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने के अहकामात जारी किए थे, लेकिन ताहाल उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ था। इस तमाम मसले के ऊपर बात करेंगे सुहेल रशीद साहब से भी और जुल्करनैन इकबाल साहब से भी। सबसे पहले चलते हैं सुहेल रशीद साहब की तरफ। सुहेल साहब, क्या लगता है, बड़ा दिलचस्प बेंच बनते साथ ही चहमगोइयाँ होना शुरू हो गई हैं? चाय बगोइयाँ तो होगी, लेकिन हम जुल्करनैन साहब के साथ पिछले महीने से इस खबर को डिस्कस कर रहे थे कि मखसूस नशिस्तों का केस लगने जा रहा है। ऐसी इतलात मौजूद थी और उसके महरकात भी ज़ाहिर है वो वाज़े थे। और अप्रैल के आखिरी जो हफ्ते में पहले इतला थी कि ये लगेगा, लेकिन कुछ वजूहात पर ये मार्च के आखिर में पहले था, फिर अप्रैल के आखिर में, लेकिन अब ये खैर 6 मई को लग गया केस। पहले तो पूरी खबर जो है वो नाजरीन को बता देंगे, इस बेंच में शामिल कौन कौन है। पहले अहम खबर यह है कि शामिल कौन नहीं है। अमूमी प्रैक्टिस ये रही है कि सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला दिया जाता है वो उस बेंच में शामिल जजेस अगर अभी सर्विंग हैं, रिटायर नहीं हुए, तो जब नज़रसानी केस आता है तो वही उस केस को दोबारा सुनते हैं। लेकिन 26वीं आइनी तरमीम के बाद कुछ तब्दीली आई है, वो ये कि जो आइनी तशरीह के मामलात हैं वो सिर्फ आइनी बेंच सुनेगा और आइनी बेंच में जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह समेत कई दीगर जजेस जो हैं वो शामिल नहीं है, बशमूल चीफ जस्टिस पाकिस्तान या अफरीदी के। जस्टिस मुनीब भी नहीं है, जस्टिस अतर मिनल्ला भी नहीं है, उसमें नहीं है, जस्टिस अतर मिनल्ला भी नहीं है। अब वो 8 जजेस जिन्होंने अक्सरियती फैसला दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और है और मखसूस नशिस्तें उसकी हैं, और इलेक्शन कमीशन ने उसके कैंडिडेट्स को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तस्लीम नहीं किया वो उन्हें तस्लीम करे, और फिर आधे अरकान को उन्होंने 39 को उसी दिन PTI का डिक्लेयर कर दिया, जिनके किसी न किसी फार्म में मौजूद था। PTI का अपनी वाबस्तगी उन्होंने जाहिर कर रखी थी किसी न किसी खाने में, और बाकियों को उन्होंने कहा कि आप 15 दिन का वक्त है। मुकम्मल इंसाफ करते हुए ये दिया गया ऑप्शन, मुकम्मल इंसाफ आर्टिकल 187 आइन का, उसके तहत कोई भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट पास कर सकती है, ये वो उसमें कहता है। लिहाजा बेंच ने कहा कि अगर से कानून वगैरह में ये सब लिखा हुआ है कि 3 दिन के अंदर इलेक्शन के बाद आज़ाद उम्मीदवार किसी जमात में शामिल होगा, लेकिन चूंकि ये लोग आज़ाद थे नहीं, इन्हें इलेक्शन कमीशन और आरोज ने ज़बरदस्ती आज़ाद डिक्लेयर किया, लिहाजा इनको हम 15 दिन का वक्त देते हैं कि जो 39 पहले तो हमने करार दिए हैं, उसके अलावा जो बाकी 45 हैं वो अगर अपनी 41 थे गालबन, वो अपनी वाबस्तगी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 15 दिन के अंदर जाहिर करते हैं, एक सर्टिफिकेट जमा करवाते हैं, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहलाएंगे। यूँ 80 से ज़्यादा नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का ये फ़ैसला था। उन 8 में से 5 जजेस जो हैं वो इस नज़रसानी केस का हिस्सा 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में जो माहौल है उसके तहत नहीं बनाए गए, लेकिन ये अभी चैप्टर क्लोज़ नहीं हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, जस्टिस शाहिद वहीद हैं, ये सारे लोग इस बेंच में शामिल नहीं किए गए हैं। और जो जजेस शामिल किए गए हैं अब उनकी तरफ आते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान बेंच के सरबराह होंगे, और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ये उस केस में जो 13 जजेस थे उनमें से सबसे अकलियत में, यानी अकलियती 2 जजेस थे, जिन्होंने कहा था कि एज़ इट इज़ इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी मखसूस नशिस्त की हकदार नहीं है, और इन्होंने कहा था यहाँ तक कि ये फ़ैसला तो अमल दरामदी नहीं होना चाहिए, गैर आइनी फ़ैसला है। साथ उनके जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे, इन दो ने अपना एक अलग फ़ैसला तहरीर किया था, उसमें भी मुकम्मल इंसाफ किया गया था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 80 के बजाय सिर्फ वो वाली 39 नशिस्तें ही दी गई थी जिन पर लोगों ने अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़ाहिर कर रखा था, और फिर उसके साथ उन पे 39 के हिसाब से तकसीम करके उन्हें मखसूस नशिस्तें भी देने का कहा था। फिर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, ये वो 8 जजेस में शामिल थे। जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ जस्टिस आयशा मलिक ये भी 8 में शामिल थी। जस्टिस सैयद हसन अज़हर रिजवी ये भी 8 में शामिल थे। जस्टिस मुसर्रत अली ये ज़रा नई एंट्री है। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान का पहले जिक्र पड़ा कि जो 20 बेंच में शामिल है, ये अक़लीती फ़ैसले में थे उस वक्त। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी नई एंट्री है। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकड़, जस्टिस सलाउद्दीन कमर, जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस अली बाकर नजवी, ये सब लोग उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आए हैं और इनको अब आइनी बेंच में शामिल किया गया है, जो 6 मई के रोज़ मखसूस नशिस्तों का केस सुनने पर है। और इसके साथ चहमगोइयाँ जो आपने पूछी वो यही चल पड़ी हैं कि क्या अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
के हक़ में जो एक फ़ैसला मौजूद है, जिससे उनको एक मोरल स्टैंडिंग हासिल है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें तस्लीम कर रखा है और पार्लियामेंट के अंदर हमें तस्लीम किया जाना चाहिए, मखसूस नशिस्तें हमें दी जानी चाहिए। ये उनका मौक़िफ़ कहीं खामोश सा है। 12 जुलाई 2024 के बाद आज जब हम 30 मई 2025 को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 10 माह का वक्त तकरीबन गुजर चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस दौरान कभी भी मौसर तौर पर अपनी वो तहरीक मखसूस नशिस्तें लेने के लिए नहीं चलाई। यहाँ तक कि मैंने कई बार इसका जिक्र किया कि जब 26वीं आईनी तरमीम पर नेगोशिएट किया जा रहा था पीटीआई के साथ, जब मौलाना फजल रहमान विचोले बने हुए थे और गवर्नमेंट के साथ, उस वक्त भी पीटीआई ने एक लम्हे पर भी ये मुतालबा नहीं किया कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस तरमीम को के हक़ में वोट चाहते हैं तो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप अपनी सीटें तो दें, सीटें छोड़े, पहले उसे डिक्लेयर तो करें। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीटीआई एक जमात है और पार्लियामानी जमात है, तो 11 जजेस ने ये कहा है, तो वो तो हमें दें। पीटीआई ने ये डिमांड नहीं रखी थी। 26 नवंबर के एहतजाज पे उनके और मुतालबात बहुत थे, लेकिन मखसूस नशिस्तें कहीं पे ऐसा कोई मुतालबा नहीं था। और उसके बाद कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहीं पे कोई इलामती एहतजाज, कहीं पे कोई पार्लियामेंट से वॉकआउट, कुछ भी रिकॉर्ड पे नहीं है। और यूँ लगता है कि पीटीआई भी जैसे तैसे गुजर रही है, उस पर राजी थी। लेकिन अब अगर मखसूस नशिस्तें उनसे वापस जाती हैं, हुकूमत के पास 2 तिहाई अक्सरियत माइनस मौलाना भी हो जाएगी। उसके बाद 27वीं तरमीम की चर्चा चल रही है, वो क्या उस पर बाद में आएंगे। पहले आप जुल्करनैन साहब को शामिल कर लें। फिर मुझे जुल्करनैन साहब की तरफ जाते हैं। जुल्करनैन साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में ये बेंच तो बना दिया गया है, लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ओरिजिनल फैसले में क्या लिखा था ये भी आपको पता होगा। उन्होंने लिखा था मखसूस नशिस्तों वाले फैसले में कि हुकूमत ऐसा कोई भी फ़ैसला मानने की पाबंद नहीं है जो आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। वो तो पहले ही ये समझते हैं कि भाई ये मखसूस नशिस्तें जो हैं ये तो उनकी बनती ही नहीं है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? और मज़ीद देखिए, उनकी जो राय थी उन्होंने रिटर्न दे दी है जी, वो अक़लियत में है। नहीं देखिए ना, रिव्यू फिर से उन्हीं की सरबराही में बेंच में लग रहा है, तो ये एक सवाल तो है। नहीं देखिए, सरबराही उनकी ना भी होती, पहले वाला ही बेंच होता, फिर भी उन्होंने बेंच का हिस्सा तो होना ही था। वो नहीं है कि उनका बेंच का हिस्सा होना कोई अचंभे की बात नहीं है। मेरे लिए इसमें सवालिया निशान 2 हैं। आपने आईनी बेंच के 13 जजेस को, नामजद जजेस को आपने बना दिया। आपने 2 बंदे, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस शकील अहमद, ये मुतरई हैं जो इनको आपने बेंच में नहीं डाला, आईनी बेंच में। ठीक है, आईनी बेंच की सारे डाले ना, तो इन 2 को भी डाल देते, आप 15 कर देते। पूछने वाला आपको कौन है? नहीं, वो फिर तनासुब अब छोड़ें तनासुब को, वो मैं तनासुब की तरफ मैं आता हूँ। आपने तनासुब की बात छेड़ दी, अब आ जाए पहले तनासुब पे मैं आपको तसल्ली करा दूँ। चले, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में 26वीं तरमीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। अच्छा, इतना सिर्फ कहा गया कि जो मुकदमात हैं, रिव्यूज़ हैं, सब कुछ आईनी बेंच को ट्रांसफ़र होगा, यही कहा गया ना सुहेल साहब? ऐसे ही है। अच्छा, रूल्स अपनी जगह इंटैक्ट है, मौजूद है। अब होना ये था कि इन रूल्स को सहारा लेके एक नोट जाता जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि क्योंकि रूल्स में अभी तक कोई तब्दीली नहीं है, रूल्स में वाज़ेह है कि फ़ैसला देने वाले जज जो ऑथर है वो लाजमी शामिल होगा इसके अंदर, बेंच के अंदर रिव्यू में, अनलेस एंड अनटिल वो खुद रिफ्यूज़ करे या रिटायर हो गया हो। अब यहाँ पे केस आप मुझे बताएं, मंसूर अली शाह साहब रिटायर हो गए? नहीं हुए। अच्छा, उन्होंने बैठने से इनकार किया? नहीं किया। सिर्फ वो आईनी बेंच का हिस्सा नहीं है ना, तो जुडिशल कमीशन को भेजा जा सकता था कि वो तमाम मेंबरान जो इस वक्त नहीं है उनको आईनी बेंच का डिक्लेयर करें, ताकि हम इस केस को ये कौन भेजता जुडिशल कमीशन को? ये वो जो 3 रुकनी कमेटी वो भिजवा सकती थी, जिसको इस मौके के यहाँ पे केस लगाने की चाह चढ़ गई थी ना, जिसने ये बेंच बनाया। हाँ जी, वो 3 रुकनी कमेटी में कौन है? अमीनुद्दीन खान साहब, जस्टिस मोहम्मद अली खेल साहब। उनका ये काम था कि वो ये काम करते और कमेटी रेफर करती उसको जुडिशल कमीशन को, जनाब ये कर लें जी। और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी जाता बतौर जुडिशल कमीशन सरबराह, वो कमीशन का इजलास बुला लेते और फिर इस मामले के ऊपर वहाँ गौर हो जाता कि इसको जुडिशल साइड पे देखना, ये क्या करना है। ये तरीकाकार था जो फॉलो करना था, जो नहीं किया गया। एक तो ये बेंच बना ही सुप्रीम कोर्ट रूल्स के खिलाफ है, ऑथर चाची उनके इसमें हिस्सा नहीं है। मुनीब साहब पे तो काजी साहब ने इल्ज़ाम लगा के बाहर कर दिया था ना 63A वाले में कि जी हम तो बेंच बना रहे हैं, वो बैठना ही नहीं चाह रहे। और यहाँ पर तो मौका ही नहीं दिया गया ना, पूछा ही नहीं गया। जुल्करनैन साहब ये तो कहेगा ना कि देखें पहले आइन है, फिर कानून है, फिर रूल्स हैं, तो जब आइन में आ गया कि आइनी बेंच ही सुनेगा, तो आइन में ये कहाँ लिखा है कि नया जज आइनी बेंच में शामिल नहीं हो सकता, या उनको शामिल नहीं कर सकते केस के लिए? नहीं, वो उनका नुक्ता जो है ऑथर जज को टुकड़ा दिखा, नेचुरल जस्टिस पे आपकी बात राइट है। एक चीज़ और बड़ा अहम सवाल आएगा इसमें कि 12 जुलाई को 26वीं तरमीम अभी नहीं हुई जी, ठीक है। ये जो पीछे तख्ती लगी है इसकी अकबी साइड पे
लिखा हुआ है कि मुसरबा माजी सज़ा की ममानियत। आप इसका रेट्रोस्पेक्टिव इतलाक करके बिल्कुल नज़रसानी उसी फैसले पे आ रही है ना, हाँ जी। नई तशरीह का मामला नहीं आ रहा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। नज़रसानी उसी फैसले पर आ रही है और नज़रसानी का स्कोप ये सब मानते हैं बशमूल साबिक चीफ जस्टिस काजी फायसा के बहुत महदूद होता है और उसमें आपने बहुत डेप्थ में नहीं जाना होता, आपने सिर्फ ये एरर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस दिखाना होता है। और उसमें वो मिसाल के तौर पे पेश करते थे कि जिन जजेज़ ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में उनको सज़ाए मौत देने से इख्तलाफ किया था, नज़रसानी खारिज करने में उनका भी इतफाक़ शामिल था, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो कोई ऐसा स्कोप महदूद होता है नज़रसानी का। तो ये अभी जो आ रही है ये नज़रसानी ही है, नज़रसानी एक्ट कोई नहीं बना, इसको आप अपील के तौर पे नहीं सुन सकते कि उस अगेंस्ट ज़्यादा और जजेस शामिल करके तो आप वो करें। आप 13 के जवाब में 13 ही जजेस अगर रख रहे हैं तो उसमें वो बाकी जो 5 मौजूद हैं उनको आप सिर्फ इस केस की हद तक आईनी बेंच का हिस्सा बनाने में, और ये चीज़ अभी मैंने शुरू में कहा था कि अभी क्लोज़ नहीं हुई, अभी ये खुलेगी। अब जिस दिन बेंच बैठेगा जस्टिस आयशा मलिक का बड़ा वाज़ेह इम्कान है कि वो बोलेंगी कि जी ये बेंच नहीं केस सुन सकता क्योंकि वो जजेस मौजूद हैं। इसके अलावा शायद 1-2 और आवाज़ें भी शामिल हो जाएं, शायद ये बेंच टूट भी जाए। अगर बात ना सुनेंगे तो फिर शायद जस्टिस आयशा मलिक उठ जाएं, फिर इसीलिए ये तादाद 15 की गई हुई है कि 1-2 जज और भी शामिल हो जाएंगे, तो फिर ये कंटिन्यू कर लेगा। फिर अगला सवाल है कि कितना अर्सा ये केस चलेगा, ठीक है, क्या कुछ समातों में ये ख़त्म हो जाएगा या एक आधी समात में उसके साथ कुछ पुरानी जजमेंट को स्टे करने का वो ऑर्डर आएगा। ये बहुत से सवालात हैं, लेकिन अब 6 मई के रोज़ असल पिक्चर खुलेगी कि होता क्या है, बेंच चल पाता है नहीं चल पाता, और कितनी आवाज़ें किस तरफ हैं, उन 8 में से कितने उसी असूल पर कायम हैं। अच्छा, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर समेत कुछ जजेस जो 5 तो इसमें भी शामिल है ना जी, अब 5 तो इसमें भी शामिल हैं, ये जो आप कह रहे हैं 8 में से 5 इसके अंदर शामिल हैं। 5 शामिल नहीं हैं, 5 को शामिल नहीं किया। अच्छा 3 शामिल हैं, यानी कि अगर आप देखें कि ये जो 13 रुकनी बेंच है इसी तरह से अगर आगे समाअत करता है, सवालात तो के ऊपर आए। हाँ, बेंच तश्कील दिया है 3 रुकनी कमेटी ने जी, उसमें मंदोखेल साहब भी शामिल हैं जिन्होंने मुकम्मल इंसाफ करने के फैसले की बुनियाद डाली थी जी। मोहम्मद अली मज़हर साहब हैं जिन्होंने मुकम्मल इंसाफ किया हुआ था। अब क्या इन दोनों को नहीं पता कि रूल्स का क्या सिलसिला है क्या नहीं है, जबकि एक और केस के अंदर इसी आईनी बेंच में बैठे हुए उन्होंने कहा था कि जी वो रूल्स तो सुप्रीम कोर्ट के तब्दील नहीं हुए, रिव्यू तो वही बेंच सुनेगा, रिव्यू में तो तब्दीली नहीं हो सकती। याद है हम लोग सारे बाहर आए थे, हमने खबर भी दी थी और व्लॉग्स भी किए थे और अपने चैनल्स को भी खबर दी थी। अब वो मौक़िफ़ कहाँ गया उनका? और बेंच बनाने वाले भी दोनों में शामिल हैं। अब ये मौक़िफ़ इधर गया है कि अब अब अगर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर अब एक 2-3 सवाल बार ये रिमार्क्स भी दे है। चुके हुए हैं कि आप आईनी बेंच या तो यही देख नहीं, वो उन्हीं के रिमार्क्स है जो हमने रिपोर्ट किए थे बाहर आके, और मंदोखेल साहब दोनों के थे। अब एक ये सवाल अहम नुकता है वैसे कि सॉरी आपको रोक रहा हूँ कि बेंच चूँकि तश्कील देने वाली कमेटी में ये दोनों साहिबान मौजूद है, इनकी इमाज शामिल है, तो इनका तो वोट कहीं और अब जाता मुझे नहीं लगता। हाँ, फैसले में तो जा सकता है, लेकिन इस हद तक कि बेंच ठीक है या नहीं ये अपने बेंच के फैसले के अच्छा साथ खड़े होंगे। ये बड़ा आम नुकता एक और भी है कि अब मोहम्मद अली मज़हर साहब हो जाएं, जमाल खान दो मंदोखेल जजेस साहब निकाले गए हैं जी, चलें, आपने बाकियों को तो मंसूर अली शाह साहब को, मुनीफ साहब को, अतर मिनल्ला साहब को तो ये कह दिया जी प्रॉब्लम चाइल्ड लाइन ये, इनको तो आईनी बेंच में डालो ही ना, ये तो अछूत है, इनको साइड पे कर दो। अब आपने आईनी बेंच में शकील अहमद साहब को, इश्तियाक इब्राहिम साहब को, इन 2 का किस बेस के ऊपर बाहर निकाला गया और इनकी जगह जो 2 डाले गए वो किस बेस पर डाले गए? मसलन मैं आपसे नाम देता हूँ आपको, अगर आप ये कहते हैं कि जी ये 2 क्रिमिनल केसेस के एक्सपर्ट हैं, यहाँ वो बड़ा सुने सुने सुने, अगर आप ये कहते हैं कि जी ये दोनों तो क्रिमिनल केसेस के एक्सपर्ट हैं, हाशिम काकड़ साहब भी क्रिमिनल केसेस के एक्सपर्ट हैं, ठीक है, अमीनुद्दीन खान साहब खुद भी पहचान तो उनकी क्रिमिनल केसेस की वजह से जो है, पता नहीं है कौन सा क्रिमिनल केस उन्होंने आज तक किया जो इस पे आपको वो लग रहा है। अच्छा, आईनी बेंच में आप करते हैं और क्रिमिनल केसेस पे कहाँ सुनेंगे वो? पहले उन्होंने कौन सी तोप चलाई हुई है क्रिमिनल केसेस के अंदर, तो बेंच में ही नहीं होते थे। वो तो इन्हें अदालत ना लग जाए, आप नुक्ता बयान करें अपना। मैं नुक्ते पे ही आ रहा हूँ कि ये सिलेक्शन जो हुई है जजेस की, कमेटी ने ये किस बेस के ऊपर की? अच्छा, एक सवाल सुप्रीम कोर्ट में व्हाई दोस्त हु हैव लेफ्ट आउट, सलाउद्दीन पंवर साहब भी क्रिमिनल केसेस के जज हैं, वो बेंच में क्यों हैं फिर? वो 2 क्यों नहीं है? चलें आप अकील अब्बासी साहब क्यों हैं, बाकी 2 क्यों नहीं है? शफी सदीकी साहब को तो सिरे चाइनी बेंच में ही नहीं शामिल किया गया ना, और आमिर फारूक साहब को क्यों डाला गया? वो 2 नहीं है, तो ये किसने सिलेक्शन की कि यार इसको डाल दो, इसको निकाल दो, इसका ये मसला है, इसका ये मसला है, या उन जजों ने खुद लिख के दिया जी हम नहीं आएंगे? ये चीज़ें सामने तो लाए ना, पब्लिक तो करनी चीज़ों को।
वो मिनट्स नहीं पब्लिक होते हैं ना। देखिए सर ये कौन सा कोई इंडिया पाकिस्तान की जंग के कोई स्ट्रेटजी आप बना रहे हैं कि हमने कौन सा जहाज कहाँ उड़ाना मुझे है? पता है जब से पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट तहरीक में इंसाफ मेरा एक के सवाल दौरान रहेगा। यहाँ पे वोट दे के जाते थे बेंच में मजीद जज शामिल हो रहे हैं, मजीद हम डिस्कस कर रहे थे कि ये मखसूस नशिस्तों के लिए पूरा उन दो को सर मौका मिल जाएगा ना। बेंच अगर टूटा तो वो आ जाएंगे। पता नहीं बेंच टूटता भी है कि नहीं, मुझे तो अगर बेंच टूटा तो ये बड़ी बदकिस्मती होगी वैसे। वाह देखिए अगर बेंच के आपने बेंच तोड़ के वॉक ओवर देना ना तो बड़ा आसान सा काम है, फिर तो रोले ही कोई नहीं। आप उठ पहले जो अल्लाह 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 करें उसके बाद निकल के आ जाए। अभी तो देखें इस बेंच पे एतराज़ात भी दायर होंगे। बेंच पे काफ़ी एतराज़ात आने दरखास्तें हैं और आएंगी। सबसे बढ़ के मैं इसी बेंच से मुझे 5-6 आवाज़ें तो पक्की सुनाई दे रही हैं जिन्होंने इस बेंच को बड़ा टफ टाइम देना है, फिर वो पछताएंगे बेंच बनाने वाले साहिबान भी कि यार इसका वैसे अदर वे अराउंड भी तो देख लेना। आपने कहा कि 3 रुकनी कमेटी ने बनाया है तो उसमें 2 वो हैं जिन्होंने मुकम्मल इंसाफ कर रखा है, हाँ जी तो उनके वोट से बेंच बना है। बिल्कुल। तो कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते अगर वो हैं ना, ये- इतनी मायूसी किस चीज़ की। अगर वो ये कह दें वो दोनों साहिबान कि हमसे गलती होगी हमने फैसला वापस ले लिया। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, 9 मई वाला ये कब तक ये है मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस? 5 मई तक है ना, 5 को वो और 6 को ये। अगर 5 को फैसला आ गया, किसका? मिलिट्री कोर्ट्स का हाँ शॉर्ट ऑर्डर आ गया, 45 मिनट्स अटॉर्नी जनरल के या 6 को ही अगर आ गया, एन मुमकिन नहीं अभी है कि जुमे को 9 मई की जब वो सालाना होगा दूसरा, वो इस पे उसके ऊपर कैसे आ जाए। असरअंदाज होगा? सर मेरी एक बात सुने, अगर फ़र्ज़ करें 6 को फैसला आता है या 5 को आता है और उसमें यही मनोखेल साहब और वगैरह कह देते हैं कि जनाब नई ट्रायल हो सकता है, हिलाली साहब अभी ये सारे कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता, इनके आपने बल्ले बल्ले कर रहे होंगे और अगले दिन इन्होंने मखसूस सीटों उन्हें सस्पेंड कर दी, फिर आपने इनको कह रहे हो फिर सामने अच्छा कह रहे हाँ, हैं कि भाई तुसी एक साइड करो ना। बिल्कुल मुमकिनात में से क्या हो सकता है? पहली समात के ऊपर एतराज़ात भी आप कह रहे हैं कि दायर हो सकते हैं, बेंच टूट भी सकता है, कोई अलग भी हो सकता है, फैसला भी सस्पेंड हो सकता है। सोहेल साहब एवरीथिंग इज ऑन द कार्ड्स, एवरीथिंग इज ऑन द मखसूस नशिस्तों वाला फैसला Everything पहली is on the समात table. पर वो स्टे दे दिया जाए। यस बिल्कुल स्टे दिया जा सकता है और स्टे दे के फिर लंबी डेट पड़ सकती है। ये भी हो सकता है और फिर वो सारे बहाल हो जाएंगे दौरान जिनके सब पास कुछ हो पहले से सकता है। मौजूद थी सीट। देखिए Definitely एक चीज़ हम माइंड में रखें, पीटीआई को अभी तक 1 साल हो गया ऑलमोस्ट सीटें नहीं मिली। पीटीआई को मिल भी जाए तो पीटीआई के फायदे की नहीं है, सीटों की जरूरत गवर्नमेंट को है इस वक्त। हर बार तो नहीं है वो अच्छा, डंडा दे के बिलावल गवर्नमेंट की तरह मुझे हर भाई हो भाई क्रू करानी पड़ेगी, ठीक हर बार है। तो नहीं अब पता है 26वीं तरमीम की तरह वो क्या सारा करेंगे, कुछ कर क्या सकते करेंगे? इतनी सीटें लेके हुकूमत में तो अभी भी बैठे हैं, तरमीम करेंगे 27वीं? कर देंगे, इसमें क्या कंफर्ट जोन में तो चले जाएंगे ना। नहीं, तरमीम भी कर लेंगे, इसमें कोई परेशानी तो नहीं कर है। सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? Basically- उन्होंने इन हालात में 26वीं कर लिया वैसे तो तारड़ साहब ने अभी कहा कि फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक उन्होंने मामले पे तो- ज़रूरत है और वो मामला ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 4-5 जजेस हैं ना, जिनकी इधर पिटीशन स्टेशन आप सुनते रहते हैं, उनको शायद फिर ट्रांसफ़र करने की कोई राह निकाली जाए कि अब तो तो कॉन्सेंट है उनका ना। कंसेंट हो ना हो, बस उनको सर्विस रूल्स की चीफ तरह से एम्प्लॉय को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हाँ। तो आप बस ठीक है, दो हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस ने अपनी वो मुशावरत से कि ये बंदा मुझे चाहिए तो बलूचिस्तान ले जाएं। अच्छा, एक जो दूसरी एक और बात, बड़ी यूनिफिकेशन की बात हो रही है जी, पूरी कौम एक जगह पर मुत्तहिद हो जाए। अब तहरीक इंसाफ के पास ये तो सबको पता है कि मैंडेट तो है, इतना बड़ा मैंडेट है पाकिस्तान के अंदर और कौमी असम्बली के अंदर इस वक्त भी उनकी तादाद बाकी सबसे ज़्यादा है। ये कैसे इकट्ठे होंगे जब ऐसे इंडिया के साथ इस तरह के मामलात चल रहे हैं, जब कौम को एक जगह इकट्ठे करने की ज़रूरत है? इतना बड़ा मैंडेट रखने वाली जमात के मैंडेट के ऊपर एक और हमला इसको तस्वर किया जाए। सर उस जमात के ऊपर आप बात ना करें, उस जमात ने उसके हक में एक मिनट, एक ग्राउंड सर, रियलिटी उसी भी होती मैं- है। नहीं कमर साहब सुन उसी लें। जमात के सारे फ़राइज़ हैं कि उसी ने पूरे नहीं, करने उसके प्राइज नहीं है ये हाँ, बात, ये आर्गूमेंट तो हम दूसरी तरफ भी 1000 बार डिस्कस कर चुके हैं ना कि बे- फैसला आया था, इम्प्लीमेंट होना था, उनको नशिस्तें दी जानी चाहिए थी। ऐसे ही है। ये 1000 बार हम कह चुके हैं। ज़रा आप दूसरी साइड भी तो है ना, ये हम क्यों कहें? उनकी पार्टी का उनको कोई एहसास कभी उन्होंने आपने सोचा हो, कभी कोई उनको हुआ हो कि जी हमारे देखिए, हमने फैसला है। पहला सेगमेंट पूरा मेरी इसके ऊपर बात किया है ना, सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये तो बात हुई है। जुडिशरी ने पीटीआई को उसका हक दिलाने के लिए अपना सर जो है ना ट्रक थले दे के कटवा लिया। 26वीं तरमीम मखसूस नशिस्तों के फैसले के तो बाद आई है, बदले में पीटीआई क्या कर सकी? कुछ भी नहीं उन्होंने, बल्कि मैं तो यूँ यहाँ मुझे तक ये बताएं कि उसके बाद कितनी दफ़ा पीटीआई ने मुज़ाकरात किए गवर्नमेंट के साथ
सड़कों पे आई, 26 नवंबर हुआ, क्या कुछ हुआ? बिल्कुल, उन्होंने मुतालबा नहीं रखा कि हमारी मखसूस नशिस्त है। ये गलती है तहरीक इंसाफ की। लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि मौजूदा तहरीक इंसाफ का क्या हाल है, जिसकी वजह से तो ये सारे। एक और बात बताएं, जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पीटीआई ने दायर की हुई है ना, फिक्स भी है इसी 6 मई को ही रिव्यू के साथ ही। इलेक्शन कमीशन का रिव्यू है, नून लीग का है, वो 1-2 अरकान का है, और साथ कंटेम्प्ट भी लगी हुई है, क्रिमिनल ओरिजिनल। उसको फिक्स करवाने के लिए कितनी अर्ली हियरिंग्स दी गई? वैसे ये वो सर, इसके मैं- साथ फिक्स है ना, तो इस पे एक और बड़ा अहम चीज़ है। इस पे कुछ जजेस बोल सकते हैं जी कि हाँ जी इलेक्शन कमीशन को पहले आप ये बताएं, नज़रसानी हम बाद में सुनेंगे। नज़रसानी पेंडिंग होने का या ना लगने का ये कहाँ मकसद था कि आप उसको इम्प्लीमेंट ना करें, जाएं पहले इम्प्लीमेंट करके आएँ, उसके बाद हम इसको सुनेंगे। आपको लगता है ये आईनी बेंच बैठा हुआ जो सारा ये कहे ये सारे लोग माजी में ये बातें कर चुके हुए हैं। मैं आपको चले एक और इधर से मैं एक बात या तो कहें कि तब हम गलत थे। मोनाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा वाजे किया कि भाई रिव्यू लगा हुआ तो आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो इन्हें अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी खुद से कि जनाब ये आपसे किसने मना किया है। तो यहाँ पर भी मेरा ख्याल है जस्टिस जमाल खान मंदोखेल समेत मुख्तलिफ जजेस ये सवाल उठा सकते हैं कि भाई एक फैसले पे आपने इम्प्लीमेंटेशन कहाँ से रोकी हुई है। आपने इम्प्लीमेंट करके हैं, जैसे किसी को सज़ा होती है ना तो वो सरेंडर करता है, फिर उसकी अपील सुनी जाती है। बिल्कुल क्लीन हैंड्स के साथ है ना, इसे कहते हैं। एक तो आप एक तो सामने हर हुकूमत धर्म ने सीना इलेक्शन चौड़ा कमीशन करके- ने अमल नहीं किया फैसले के ऊपर, और फिर मैंने अपील में भी- मंदोखेल साहब को कहा था कि 2 जजों ने फैसला दिया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। तो उन्होंने आगे से कहा कि जी ये क्या बात हुई भी, फैसले पे एक तो इकलियती नोट की वजह से आप अक्सरियती फैसले के ऊपर ही अमल ना करें। तो अमल तो उनको करना चाहिए, उनका काम है फैसले पे अमल करना, ये चॉइस तो नहीं होती कि अमल करना या नहीं करना। ये मंदोखेल साहब ने मुझे बात कही थी। ये ऑफ द रिकॉर्ड आपसे एक गैर रस्मी गुफ्तगू में उन्होंने बोला होगा। अब देखते हैं कि ये इस बात को वो अदालत के अंदर भी लेके जाते हैं कि नहीं। क्या वो क्लीन हैंड्स के साथ आना होता है। आप नज़रसानी दायर करने की अदालत के सामने आए हुए हैं, सामने खड़े होकर आर्गू करेंगे और आप उसे बताएंगे 10 महीने हो गए हमने आपके फैसले पे अमल ही नहीं किया। वो कहेंगे यार आप तो बदमाशी दिखा रहे हैं ना हमें कि हमने तो अमल किया ही नहीं, तो लिहाजा आप अपना फैसला वापस लें। अमल हमने कर लिया है सर, लेकिन आपका फैसला मुनासिब नहीं था, इसे वापस लें। ये तरीका है कोर्ट को एड्रेस करने का। लेकिन कहाँ उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें हुकूमत एक और भी चीज़ से जेल में यहाँ पर रखें। बैठे जजेस उस तरह से खुल के पूछेंगे। वही 26वीं यानी तरमीम होती है, वहीं पर जस्टिस अमीनुद्दीन साहब बेनिफिशरी, सारा पूरा बेंच, पूरा सुप्रीम कोर्ट अब सुपर चीफ जस्टिस है यहाँ पर, वो कहेंगे कि जाएं पहले अमल करा के आएं। वो तो खुद कह चुके हैं कि भाई आप अमल करने के वो नहीं है, इसमें पाबंद नहीं है इस फैसले के ऊपर। अच्छा, मुझे 2 बातें बताएं। पहला, क्या मैं सुहेल साहब और आप मुझे गाइड करें, क्या मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि यही अफरीदी साहब को मखसूस नशिस्तों वाले बेंच से निकाल दिया अमीनुद्दीन खान साहब ने? या खास उनको भी निकाला। अगर हम मंसूर साहब की बात कर रहे हैं तो निकाला तो चीफ जस्टिस ऑफ या पाकिस्तान को मैं बेंच से एम निकाल तो दिया नहीं क्या? सुपर क्या चीफ निकाला जस्टिस, है? मैं एम तो नहीं सुपर चीफ जस्टिस बोल रहा हूँ उनको। अच्छा, चलिए सुपर चीफ जस्टिस पहले लिख चुके हैं कि भाई आप फैसले पर अमल ना करें, बेशक आपकी मर्जी है। वो सुहेल साहब कैसे नहीं, कहेंगे? यही कि आप- आफरीदी साहब से पूछेंगे तो वो कहेंगे नहीं नहीं मुनासिब फैसला है, आप तो उन्होंने नहीं सुनना है, आप तो तरमीम होगी ना आप तो। अच्छा, चले एक उनको निकाल दिएगा। दूसरा मुझे बताएं, आप लोग एक चीज़ और भी मिस कर रहे हैं। मिस आप लोग ये चीज़ कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो एक्ट है, इलेक्शन एक्ट, उसमें अमेंड कर दिया गया था मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद, और उस फैसले में ये चीज़ कही गई थी कि जनाब उस लॉ का इसके ऊपर इतलाक नहीं होता। वजाहतें जो 2 जारी हुई थी उसके अंदर वो लॉ इन फील्ड है, ठीक है, और फैसला भी है फिर उस वो ला फैसला भी है। चैलेंज है ना, अंडर चैलेंज है ना। अभी उस पर हुआ तो कुछ स्टे तो नहीं है ना लॉ के ऊपर, लॉ पे स्टे उस तरीके से होता भी नहीं है। अगर बेंच और कुछ ना कहे, खाली इतना कह दे लॉ है, आप जाके इम्प्लीमेंट करें, बाकी रिव्यू हम देखते रहेंगे। अच्छा, फिर इम्प्लीमेंटेशन लॉ के मुताबिक होगी सुहेल साहब? फिर रिव्यू की आप बताएं, अब फैसले पर इम्प्लीमेंटेशन होगी या लॉ पर होगी? सर फिर वो ला इधर ही चैलेंज, फिर बेंच को साथ सुनना चाहिए, क्योंकि वो भाई, जब रेट्रोस्पेक्टिव petition साथ अगेन हुई ये है। पीछे लिखा हुआ है जुल्करनैन साहब, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता कवानीन लिखा रहने का। दे, कागज का टुकड़ा नहीं है कवानीन का रेट्रोस्पेक्टिव इतलाक जब नहीं है। आईनी तरमीम 26 आपकी कैसे बात इतलाक नहीं? आपकी बात भी दुरुस्त है, आपकी बात भी दुरुस्त है, लेकिन इस वक्त जिसको नहीं पता कि हमने क्या करना है, 1 मिनट, आपको क्या ख्याल है, किसी को नहीं पता 1 उन्होंने मिनट, क्या 1 मिनट, करना? 1 मिनट, जो 1 कर रहे हैं मिनट, उनको तो एक पता है, मिनट उनको तो सर, पता है। 1 मिनट सुनिए ना। इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके तो रोकने की कोशिश की थी ना, उस पे जो 8 जजेस ने वजाहत जारी की थी ना, और उसको फिर हिस्सा भी बना दिया था जजमेंट का, उसमें कहा था कि रेट्रोस्पेक्टिव इतलाक आप करेंगे, कहाँ है वो जजमेंट का हिस्सा है। कहाँ है? तो जजमेंट वो इन फील्ड है जो उस कानून में तरमीम के बाद दोबारा यहाँ से
डिटेल जारी हुई थी ना, उसका हिस्सा बनाया गया था कि रेट्रोस्पेक्टिव इतलाक से आप ये हक ख़त्म नहीं कर सकते, सर वो लिहाजा के ऊपर- उसकी आड़ लेके नहीं ये रुक वो सकते। ये आर्गूमेंट उसके ऊपर हो जाएगा कि इस नुक्ते के ऊपर तो कोर्ट में कोई आर्गूमेंट ही नहीं हुए वैसे। वो तो फिर नजरसानी ये लोग कराएंगे ना आप। नहीं ना सर, वो कहेंगे जनाब इस हद तक तो अब ये करें कि वो नहीं, part of फिर the- आपको वो जजमेंट 12 जुलाई की किसी एक हद तक सस्पेंड करनी पड़ेगी ना। तो यही तो कुछ चीज़ें तो हैं ना फिर कि वो, हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं नाजरीन। या अगर वो सिंपल ये कहें कि जी वो वैसे मुझे लगता है कि हम आइडिया ज़्यादा दे रहे हैं लोगों को, बस करें। इसी पे अमल ना होना शुरू हो जाए। आइडियाज उधर पहले से पूरे पहुंचे होते हैं, लेकिन ये है कि नाजरीन इसमें भी कोई शक नहीं है कि बहुत सारे आइडियाज साफियों से जाते हैं और फिर वो बाद में जाके इम्प्लीमेंट भी हो जाते हैं और कवानीन भी बन जाते हैं। हमारे दो साथी काजी साहब को आइडिया दे के बाकायदा आइडियाज दिया करते थे। याद नहीं आपको, मैंने खबर दी थी, बड़ा भंबड़ मच गया था। फिर दो साहिबान ने जाके कहा था कि जी आप मंसूर साहब के सामने लगा दें, और लगा दिया गया था, फिर लगा भी दिया गया था और फिर उन्होंने माजरत कर ली थी। खैर नहीं, उन्होंने तो बात कही थी ना, उन्होंने कहा जी पहले 5 नुकनी बेंच ऑर्डर करता रहे। अब जैसे एक ऑर्डर उसमें हुआ था, वो सोमोटो लेके चला रहे थे केस को, कि उसमें एक एप्लीकेशन शौकत सिद्दीकी साहब की थी कि जी आप इसको डिस्पोज ऑफ कर दें या ये ऑर्डर जो है इसको वैसे कर दें, इस ऑर्डर को वैसे कर दें। अब 3 नुकनी बेंच 5 नुकनी बेंच के ऑर्डर में तरमीम नहीं कर सकता, तो उन्होंने कहा भाई ऑर्डर वापस करना पड़ेगा, कोई पटिशन अलाउ करनी पड़ेगी, तो हम किधर जाएंगे, इसलिए इसको 5 नुकनी के सामने भेजें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस किस्म के आइडियाज़ भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे मौजूदा केस में हम आइडिया किसी को नहीं दे रहे, क्योंकि पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आइडियाज़ ऑलरेडी सारे पहुँचे हुए हैं। एमिनी केस लगा उस जंगी सूरत हाल में, जब पूरी कौम को अब पॉलिटिकली भी हर लिहाज से इकट्ठा करने की बात करें, वहीं पे पॉलिटिकल डिवीजन वाला ये केस जिसकी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं थी, अननेसेसरी तौर पे आपने लगाया है। तो जिस वक्त हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट को, फ़ौज को, तमाम इदारों को इस वक्त पूरी कौम की हिमायत दरकार है, उस वक्त में इस किस्म का हसास, हाँ जी, क़यादत की भी हिमायत दरकार है। ज़ाहिर है क़यादत तो सर मैंडेट जो लेकर बैठी है वो हाँ जी ट्वीट भी कर चुके हैं। तो अब ये सूरत हाल किस तरफ जाएगी, हमने आपके सामने कुछ पॉसिबिलिटीज़ रखी हैं रियल टाइम जो हो सकती हैं, उस पर जो भी आपकी राय हो हमें राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जुल्करनैन इकबाल साहब, सुहेल रशीद साहब, दोनों का बहुत शुक्रिया। अपना नाजरीन बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।